collaborations, consultancy, and training initiatives related to digital crime and technology law. Thank you so much, sir, for joining us today. Without further ado, I would like to hand over the virtual floor to you, sir. Am I audible, Rita? Yes, sir, yes, sir. Okay. Thank So you, hi sir. all. और काफी अच्छा बताया जिक्रा ने कि हाँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ अभी राजस्थान हाई कोर्ट में जयपुर के अंदर। साइबर 20 साल पहले अगर हम जाके देखते हैं तो कोई भी क्राइम होता था तो वो एक मास्क के पीछे होता था। कोई भी क्रिमिनल एक मास्क लगा के जरूर आता था किसी भी क्राइम को कमिट करने से पहले। लेकिन आज का क्रिमिनल क्या कर रहा है? आज का क्रिमिनल आईपी एड्रेस के पीछे छुपा हुआ है। आज का क्रिमिनल फेक आइडेंटिटीज के पीछे छुपा हुआ है। आज का क्रिमिनल एआई जनरेटेड फेसेस के पीछे छुपा हुआ है। तो अब क्राइम कितना इवॉल्व हो गया है, सबसे पहले तो हमें उसको समझना होगा। और फिर उस इवॉल्व क्राइम में मीडिया किस तरीके से अपना पार्टिसिपेशन देती है, किस तरीके से वो लॉ को शेप करती है, क्या सिखाती है, उस नजरिए से हमको अब साइबर क्राइम को देखना होगा। अब सिर्फ डर टेक्नोलॉजी का नहीं है कि सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी खतरे में नहीं है। अब हमारी एक जुरिस्डिक्शंस कह लीजिए या सोसाइटी कह लीजिए, हमारे फाइनेंसेस कह लीजिए, अकाउंट्स कह लीजिए, ये सब खतरे में। पहले सिर्फ जान को खतरा होता था, अब अकाउंट्स को भी खतरा है। आजकल जो हम देखते हैं, जो मीडिया पब्लिश करती है, वो बहुत कम साइबर क्राइम है। अगर आप देखेंगे तो मीडिया में जो भी साइबर क्राइम इंसिडेंट या फिर जो भी कुछ पब्लिश होता है, वो साइबर क्राइम पब्लिश होते हैं जो कि वर्थ ऑफ करोर्स होती है, जिससे मीडिया को टीआरपी मिलती है, लोग उन्हें देखते हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं किसी के साथ 100 रुपए की भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, किसी के साथ 5,000 का भी होता है, लेकिन वो कभी मीडिया कवर नहीं करती। और ऐसी अगर हम देखें तो ऐसी ऑडियंस बहुत है, ऐसी विक्टिम्स बहुत है जिनके साथ ये छोटी मोटी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते रहते हैं। इवन अगर आप एक डेटा को एनालिसिस करो तो हर घंटे किसी के साथ एक साइबर फ्रॉड हो रहा है, वॉट एवर द अमाउंट इज। लेकिन मीडिया हमेशा किसको कवर देती है? कोई सेलिब्रिटी हो, कोई जस्टिस हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हो जिसके साथ में 2, 5, 10 करोड़ का फ्रॉड हो गया हो। बिकॉज एक नंबर सुनने में अच्छा लगता है आजकल लोगों को, पब्लिक को। अगर मीडिया में अगर नंबर ना आए, 1 करोड़ 2 करोड़ का नंबर ना आए, तो उनको वो खबर भी देखना पसंद नहीं है। कि हाँ, अगर देखेंगे तो खबर बड़ी होनी चाहिए, उसके साथ में उसका फिगर भी बड़ा होना चाहिए अमाउंट का। 100, 200, 500, 10,000 से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मीडिया के अंदर जो इंसिडेंट्स आज कल आ रहे हैं, वो हमेशा से बड़े अमाउंटों के रहे हैं, और सेलिब्रिटीज के रहे हैं, वीआईपीज के रहे हैं, वीवीआईपीज के रहे हैं, इस तरीके से रहे हैं। और आज का टॉपिक भी है जो कि अनक्ष फाउंडेशन की तरफ से मुझे आया था, डिजिटल ऑफेंसेस शेप लॉ, मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शन। तो अब उसमें मैं क्या है कि जब भी सेशन होता है तो मैं थोड़ा आउटफ्लो कर जाता हूँ टॉपिक को। बट इस बार हम थोड़ा टॉपिक के साथ ही रहेंगे। और इसके साथ इसलिए मुझे सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ, साइबर क्राइम के बारे में चलो कोई स्टडी कर रहा है, उसके बारे में टॉपिक्स उठा रहा है और देख रहा है कि एक्चुअली किस टॉपिक पर बात करने की जरूरत है। हर टॉपिक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम में सिर्फ एक ही चीज नहीं है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। हर ब्रांच के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, कि हर किसी को समझाना बहुत जरूरी है कि हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं साइबर क्राइम छुपा हुआ है। तो आज के कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है मीडिया रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम इंसिडेंट। तो जैसा मैंने बताया कि मीडिया सिर्फ उन्हीं साइबर क्राइम इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करती है जिसमें फिगर्स बहुत बड़े इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई छोटा फिगर का साइबर क्राइम किसी के साथ हो रहा है तो कोई उसे मीडिया कवरेज नहीं मिलती, एक्चुअली उसको तो पुलिस भी रिकॉग्नाइज नहीं करती। अगर किसी के साथ 2, 5 हजार का फ्रॉड हो जाए तो पुलिस भी उसको हल्के में लेती है। उसकी रिकवरी हुई या नहीं, क्या उसका पैसा उसको रिकवर होगा या नहीं, क्या उसकी जो कंप्लेंट है वो सही पोर्टल पे हिट हुई या नहीं, क्या उसका पैसा किसी अकाउंट में लीन मार्क हुआ या नहीं, कोई नहीं देखता। लेकिन अगर किसी के साथ 50 लाख, 1 करोड़ का, 25 लाख रुपए का भी अगर साइबर फ्रॉड हो जाएगा तो पुलिस भी उसमें उसी तरीके से एक्टिवली इंटरेस्ट लेती है। मीडिया भी उसी तरह से एक्टिवली इंटरेस्ट लेता है कि हाँ, ये कुछ बड़ा है, इसको लोग पढ़ेंगे, इसको लोग देखेंगे, इससे हमें टीआरपी मिलेगी, इससे हमारे न्यूज़पेपर्स बिकेंगे। तो आज भी मीडिया ऐसे ही चीजों को प्रमोट करती है जिसमें बड़े फिगर्स इन्वॉल्व है। क्यों मीडिया इन छोटे फिगर्स को इन्वॉल्व नहीं करती?
क्यों नहीं बताती कि पिछले बीते हुए एक महीने के अंदर राजस्थान के अंदर छोटे छोटे अमाउंटों के साथ में करीबन 100 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड हुए हैं? कोई नहीं बताता, और होते हैं। कि मीडिया क्या बताती है कि साहब हिमाचल के अंदर एक प्रोफेसर के साथ 7.7 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ। आप खुद कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है। आधे लोग तो अपना जो फ्रॉड का पैसा है वो इसलिए गवा देते हैं क्योंकि उनके लालच है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किसी के साथ कैसे हो सकता है? आपको एक लालच दिया गया कि आपका पैसा आप जितना लगाओगे उसका इतना गुना पैसा आपको मिलेगा, और उसमें आप लालच में फंस गए। उस लालच में फंस के आपने पैसे पे पैसे दिए गए, पैसे पे पैसे दिए गए, और आपके साथ में जब आपको एंड में जब आप वहां से विड्रॉ करने लगोगे तो आपका पैसा वहां से विड्रॉ होगा नहीं, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया। Sir, मीडिया सिर्फ उसी को कवर कर रही है। excuse me, sir. यस। Sorry for interrupting you, but there are certain participants who are like asking if you can speak in English or maybe can use bilingual language because they don't understand Hindi. If there is any chance of using bilingual or English only. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, माई इंग्लिश इज नॉट सो गुड, सो That's आई विल ट्राई माई okay, लेवल sir. बेस्ट. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. We have non-Hindi speakers in the meeting as well. That's why. Okay, okay, okay. Okay, thank you so much. Know that there are also English listeners are also there in the meeting or in the session. When we reached Bangalore and searched that person, he was already being killed because some of the news or on was on social media or on newspapers, and the fraudsters got alerted and they killed that person. One of them being was arrested by the Bangalore police, but um, all the other who was in part of that crime was already gone, and there is only one person who don't know about that particular cybercrime. He was already involving in the killing of the person. So sometimes media also should avoid these things, should not disclosing investigation strategies, or should not uh, should avoid naming accused persons who is responsible behind that cybercrime, or should avoid uh, charge sheets filed by police. I think suspect can destruct the digital evidence also. So, or the suspect can influence the witnesses also because he have that money. So he can or whatever he can or she can influence the witnesses also. So something media should avoid is this. And also we know that electronic evidence is fragile, unlike physical evidences, because digital evidences can be deleted, can be encrypted, can be altered, or can be transferred abroad, or they can be hid by the VPNs or cloud services. That's why now we should move to our next subtopic, that is role of digital media in cyber awareness and victim education. I think the digital media is also a part of this solution. Um, I saw many peoples or many youngsters uh, which are on Instagram or LinkedIn or Facebook. They are using digital platforms, or they are using short videos on YouTube. So the government should take a decision that they also uh, publish some ads or play some ads on YouTube's or every digital platform which exists in India to aware
public about the cybercrime. They can use WhatsApp messages, by sending WhatsApp messages, or they can create some AI videos or animated videos about how to aware the public, and they can publish on YouTube or Facebook, and they can also, the government can also collaborate it with the influencers. So the reach is maximum. If they can, if government can collaborate it with some social media influencers, so their reach will be maximum. So everyone who is using the smartphone will be aware of that there is a new form of crime which is happening in India right now, cybercrime. So they can be aware, or they will aware the other people also by this. So I think the cyber police should have their social media pages, should have their social media accounts on every possible social media apps, and also they can deliver the awareness videos on all social media platforms. And the major thing they can do, that they can alert the financial institutions, and they can conduct, or they can conduct a session with the financial institutions, because everyone in India which is having who is having a bank account will have to visit a bank. So when they are visiting bank, just a normal session with the bank's employees, that they can deliver a message that uh, if please be aware of the cybercrime. They are now evolving their systems. They are now having a new ways by which they can fraud you. There are now AI generated deepfakes videos. So please be aware and check your facts, or if you received anything, any thing, any suspicious thing also. And I think the government can also conduct educational webinars. So this can be, uh, this is the thing the government should do with the digital media platforms. Um, if they want to impact that much, so they should go with the influencers who are present in the social media, because their reach is very high. So this is what a government can do. Or they can send a notification to the mobile also about OTP fraud or QR code scam fraud or any fake investment apps. Or they can provide a list of fake investment apps that are running in India. So people should be aware about the fake investments apps also. So this can, these are the things that government can do. Or they should provide a, I think the government should provide a very specific portal or official source where anyone can verify the information about any incident which is happening. And they should, just like 1930, or they they can also have a portal for reporting suspicious content. So this can, government can do, because every informed citizen becomes the first firewall against cybercrime. That I really think. And now we come on our fifth topic, which is emerging cybercrime trends shaping public discourse. As I've seen, um, from 2020, that the trend of cybercrime is changing day by day. Right now, the major trend which is in which is very hyped or used by many cyber fraudsters is AI generated deepfakes.
Now they can fake videos, they can clone your voice or political manipulation and any of these. Last month, there is a news of if anyone have wrote that or watched on TV that in Gujarat, many of the fraudsters using the deep AI fake videos of the person and change their mobile number from the Aadhaar and from the victims, and the victims got frauded from that change number, and they have opened their accounts on that particular number, and they have what would I say, there is उनके अकाउंट से जब उनका अकाउंट खोला गया वहां पे उस डीप एआई फेक वीडियोस को से उसका नंबर चेंज करके आधार में, तो उनके अकाउंट से हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शंस उन्होंने अलग अलग एजेंसीज को ट्रांसफर किए, जिसमें कि चाइना की एजेंसीज बहुत सारी थी। तो so we are talking about the trends. So right now the trend of AI fake videos is on top. Then the second trend which is going on is digital arrest. The fraudsters impersonate their self as police or CBI or ED professional or customs or judges, and in that particular in that particular cases, victims are psychologically manipulated into transferring money. That they shown that I am the judge or I am the police or I am the person from the CBI or I am the person from the ED, and you are guilty on some crime which is not committed by you also, but आप इतना डर जाते हो उस टाइम पे that you psychologically manipulated at that time so much that you transfer the money to them. So at that time we have to think for once that no such crime was committed by me. I was not involved in that crime, or there is no such matter in which a police or CBI, ED, customs, or even judge called me or on VC, because police, CBI, ED don't call anyone. The government is running also campaigns that no police persons or CBIs or ED or judges did not call on video calls. But some people are manipulated by these fraudsters. It's the power of the fraudsters, or maybe the the victim is also in a guilt of some crime, so he transferred the money to the fraudsters. The third trend in which many people lost their money is investment fraud. There are so much fake stock advisors, fake Telegram channels, fake WhatsApp investment groups, and fake cryptocurrency schemes where the fraudsters will tell you that if you invest in our stock or if you invest in this cryptocurrency, you can earn up to 3x, 5x, or 10x of money. But these are all fake. If your if your friend is telling you that I'm also earning that money, so just give him a reply, then you earn, I will make my money. Because आपने खरगोश और कछुए वाली अगर कहानी सुनी हो, तो खरगोश हार जाता है। इतनी तेजी से अगर पैसा बनता तो वो खुद ही बना लेता। अगर कोई इतना अच्छा पैसा कमाता है, इतनी तेजी से पैसा कमाता है, तो वो कभी किसी को नहीं बताता कि वो पैसा कहाँ से कमा रहा है। तो जस्ट थिंक दैट व्हाई ही इज टेलिंग यू, एंड द
if we are talking about these trends, so there is also a identity theft trend where the person fakes on social media, or they can misuse the Aadhaar, or they can swap a SIM. So it's also a trend which is going on right now. In my career, I have handled very less case of there is a child involved in a cybercrime, but in nowadays they are increasing. There is a child is involved in cybercrimes because they play online games like uh, PUBG or something else, whatever they call, and where they connected with some peoples who are online, and with they manipulated these childs, or उनको वो इतना परेशान कर देते हैं कि वो उनकी हर बात मानने लग जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे को पहले तो वो उनके पास जाते हैं, उनके सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं, फिर वो उन्हीं से अपने फायदे की चीजें करवाते हैं। जब कोई बच्चा एक ऐसी चीज कर देता है जो कि सोसाइटी की नजर में गलत है, उसके पेरेंट्स की नजर में गलत है, लेकिन वो उसके के काम की है जिसने उससे वो चीज करवाई है, फिर वो उसी चीज पर उसको डराने लग जाता है, और यहाँ पर वो बच्चे डर जाते हैं, एंड दे विल कमिट एनी ऑफेंस। जो वो कहेगा वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एट दैट टाइम वो डरे हुए होते हैं। आजकल ये चीजें वापस से बढ़ने लगी हैं। तो अभी अगर आपने देखा हो तो अ, बहुत सारे लोग इस चीज पर अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बच्चों को फोन यूज करने से, नॉर्वे के अंदर कर दिया है, जर्मनी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आर देयर आल्सो, इन लंदन आल्सो restrictions are there, but in India there is no restriction, and courts are not also listening to these things. तो अभी एक मुझे पता चला है कि सोशल मीडिया पे अभी एक बहुत सी ऐसी चीजें, एक ग्रुप है जो कि इस चीज को रेज कर रहा है कि ना कि एक लिमिट होनी चाहिए। बच्चों बच्चे क्या एप्स यूज कर रहे हैं, और किस एज के बच्चे को कौन सा ऐप यूज करने देना चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। बच्चे कितना मोबाइल पर अपना मतलब उनका वॉच स्क्रीन टाइम कितना है, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट साइबर बुलिंग और ग्रूमिंग फॉर द किड्स ऑल्सो। आजकल जो ये साइबर फ्रॉड हो रहे हैं मेनली इंडिया के अंदर, ये हमेशा से एक बड़ी सोसाइटी का इशू रहा है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे हर कोई किसी के साथ कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। अगर जैसे कि मैंने आपको वो केस बताया था कि गुजरात में वो फ्रॉडस्टर्स के साथ जो उन्होंने डीपीआई फेक से नंबर्स स्वैप करके और केवाईसी में, आधार की केवाईसी में, और उन्होंने उसके अकाउंट्स ओपन करवाए, एंड दे हैव सेंड दैट मनी टू एजेंसीज और समवेयर इन चाइना आल्सो। उस पर्सन को नहीं पता था जिसका वो अकाउंट खुला था कि मेरे एक ऐसा अकाउंट भी है। उसकी सेविंग में भी कुछ पैसे उन्होंने डाले ताकि वो एक कंक्रीट एविडेंस दे पाए कि अ, वो ही पर्सन उस करेंट अकाउंट को यूज कर रहा था, कि उसके पैसे उसके सेविंग अकाउंट में भी आए थे। वो उसका एक कंक्रीट एविडेंस, एक लिंक सेटअप करना चाहते थे, ताकि कभी भी इफ इन फ्यूचर if this scam is busted, then the person of whose Aadhaar card they are using, so that वो पर्सन गिरफ्तार हो जाए, अरेस्ट हो जाए, और वो आगे कोई लिंक ही ना बता पाए, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता कि एक्चुअली में उसके साथ क्या स्कैम हुआ। तो जो पैसे उन्होंने उसको भेजे उसकी सेविंग्स अकाउंट में, so he thought, and he did not report to anyone that where the from where he received that amount. He thought he was lucky that he received some amount from someone, and no one called about that money also.
no one inquire that if there is any amount in your account. तो उसने क्या किया कि उसने अपने पड़ोसियों को या फिर जहां पे भी उसको पेमेंट करनी थी, चाय की थड़ी पर या फिर कहीं पर भी, उन सबको कुछ ना कुछ उसने पेमेंट किया उससे, जनरल स्टोर्स पे कहीं पर भी। जब ये केस बर्स्ट हुआ तो मनी ट्रेल बनी उसके अकाउंट्स की, और उसमें सारे अकाउंट फ्रीज हो गए। यहाँ तक कि एक चाय वाले का अकाउंट फ्रीज हो गया, और उसके अकाउंट पे जब हमने कंप्लेंट ट्रेल निकाली तो उसका अकाउंट वहां पे 119th लेयर पे था, और उसके अकाउंट में 3 रुपए 67 पैसे का एक लीन मार्क हो गया था, और उसकी वजह से बैंक ने उसका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया था। तो एक छोटी सी चीज की वजह से भी आपके साथ में कितना बड़ा स्कैम हो सकता है, कौन आपके साथ का फ्रॉड कर सकता है, इसको कोई नहीं कह सकता। जो आज का टॉपिक था, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। इस मीडिया से, इस सोशल मीडिया से, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो भी हम यूज करते हैं, हम कितने लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ये हमारे बस में है। कोई भी मैं देखता हूँ कि, सॉरी टू से, आई डोंट यूज इंस्टा, फेसबुक, एनीथिंग, बट सॉरी टू से, जब मैं किसी को देखता हूँ वो इंस्टा या फेसबुक यूज करता है, तो कोई इंफॉर्मेशनल वीडियोस नहीं देखता। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉमेडी देखते हैं, डांस देखते हैं, सिंगिंग देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखता इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन वाली कि जिससे उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिले। और कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैंने नहीं देखा है, अगर होगा तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई डोंट यूज दीज एप्स, कि लोगों को अवेयर कर रहा हो अबाउट दैट दीज साइबर क्राइम्स और अबाउट दीज टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स विच आर गोइंग ऑन इन साइबर क्राइम। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर उस बंदे की जिसके कुछ बंदे कनेक्टेड हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके 50 फॉलोअर्स होंगे या 100 फॉलोअर्स होंगे, जो 100 लोगों से कनेक्टेड होगा या 5,000 लोगों से कनेक्टेड होगा। एक वीडियो खुद की बना के एक बार स्टेटस पे जरूर लगाएं। अगर आपने एक वीडियो अपने स्टेटस पे लगाते हो, तो मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर आपकी वीडियोस देखते हैं तो वो टैप टैप करके आगे निकल जाते हैं कि यार फालतू की बात होगी, चलो आगे देखते हैं। बट आप ये देखिए कि अगर आपसे 100 या 150 लोग कनेक्टेड है, तो 2-5 लोग तो उसको सुनेंगे, जो आपको अच्छे से जानते हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं, वो जरूर सुनेंगे। वो आपकी कही बातें फिजिकल में ना सुने, लेकिन जब आप उसको रिकॉर्ड करके डालेंगे तब वो सुनेंगे। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को भी एक स्टेप लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि एक्चुअली में आप किसी को साइबर क्राइम के लिए अवेयर करो, तो सबसे पहला स्टेप आपको खुद को लेना पड़ेगा। तो एक वीडियो बनाइए, अपने स्टेटस पे, अपनी स्टोरी में, अपनी फीड पे उसको शेयर कीजिए, और ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए। आप अपनी पर्सनल फोटो, अगर आप लेह लद्दाख घूमने गए हैं, वो शेयर करते हैं, तो एक ऐसी फोटोज भी शेयर कर दीजिए ना जिसमें किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। हाँ, मुझे पता है उस पर लाइक्स ज्यादा नहीं आएंगे, उसको ज्यादा लोग देखेंगे नहीं, लेकिन क्या पता आपकी उस एक पिक से, उस एक वीडियो से कुछ लोग अवेयर हो जाएं और किसी के साथ एक इंसिडेंट होने से बच जाए। आपकी उस इंफॉर्मेशन से अगर किसी के 10,000 रुपए भी बचते हैं, तो मैं समझूंगा वो बहुत है। क्योंकि इस सोसाइटी में, वी आर लिविंग इन इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 150 करोड़। अगर एक पर्सन की भी 10,000 रुपीज सेव करने में आप हेल्प कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि वो करनी चाहिए। हम जानते हैं कि जब एट दिस एज, जब हम किसी बड़े से कोई भी बात साइबर क्राइम की या कुछ करने जाते हैं, तो हमें सिर्फ यही कहकर रोक दिया जाता है कि तुम इस बारे में क्या जानते हो। बट जब आप रिपीटेडली यही चीज उनके सामने कंटिन्यूअस करते रहोगे, बार बार, फिर अगले दिन, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, तो उनको कुछ समझ में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चेंज को लाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या मीडिया हो, एक बड़ा रोल, एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। हर चीज में फ्लॉज होते हैं, कुछ फ्लॉज उसमें भी हैं
बिकॉज उनको भी अपना मार्केट में देखना है, उनको भी टीआरपी चाहिए, तो वो किसी भी हेडलाइंस के साथ आ जाते हैं जिससे लोग डर जाते हैं, बट दे कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो हम किसी को पूरा गलत या पूरा सही साबित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, कोई चीज है जो उनको, वो अवेयर कर सकते हैं लोगों को। और ऑल्सो यू कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस। अगर एक जना भी आपसे अवेयर होता है तो बहुत है। एक छोटा सा मतलब मैं मूवीज बहुत ज्यादा देखता हूँ, तो अ, एक जय हो करके सलमान खान की मूवी आई थी, जिसमें उसका एक फेमस वो था कि मैंने आपकी हेल्प करी, आप 3 लोग की हेल्प करना। तो मैंने अगर यहाँ पे 10 लोगों को कुछ अवेयर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो 10 लोग कम से कम 3 लोगों को अवेयर करें, बाय एनी फॉर्म। चाहे कॉल करके करें, एक स्टेटस लगा के करें, एक वीडियो रिकॉर्ड करके करें, किसी भी तरीके से करें। अगर आप उन 3 लोगों को करते हो, तो आज हम यहाँ से कम 30 लोगों को साइबर अवेयर करके जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कुछ पूछना है, देयर इज एनी क्वेश्चंस, तो दे कैन आस्क। Thank you so much, sir, for such an insightful session. We will now open the floor for question and answer. Participants are kindly requested to post their questions in the chat box. If you would like to ask your question directly, please use the raise hand feature and we will invite you to speak one at a time. We'll do our best to address as many questions as possible within the available time. We encourage everyone to please kindly actively participate and make the most of this opportunity to interact with our esteemed speaker. Please go ahead. Thank you. मैं उसको क्वेश्चन। Yes, Anuj, please. गुड इवनिंग सर। सर आपने गुड अभी इवनिंग। जैसे बताया कि सर जैसे कि हम लोग कनेक्टेड हैं, तो सर आपका क्या व्यू पॉइंट है सर, जब यूथ के पास रिजर्वेशन और हम बटे हुए हैं इतना, जब यूनिटी ही नहीं है तो फिर कहाँ से सर हम लोग अवेयर होके भी क्या कर लेगा कोई सर इसमें कि रिजर्वेशन कास्ट रिलीजन। और सर रीजन पे जैसे अभी सर जैसे पहाड़ में भी लड़ाई हो गई है सिखों के साथ, तो सर हम बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, सब हम हर चीज पे बटे हुए हैं। और बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टी सर हमारा फायदा उठा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बन गई ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के, सर उन पे जैसे उनके कमेंट पे कि आप कॉकरोच ही जाओ, सर वकीलों ने भी वो ले लिया कि जिसकी इनकम नहीं हो रही है वो लॉयर्स भी कॉकरोच में आ गए। तो ऐसा भी हो सकता है सर किसी जस्टिस सिस्टम में। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्या कंपैरिजन है उसमें सर? अनुज, कोरोना आया था तब आप थे ना? यस सर। पता है इंडिया को क्या यूनाइट करता है? पता है आपको? यस सर कि सर हम इंडियंस हैं, एक ही हैं, एक ही देश में रह रहे हैं, इंडिया को सबको यूनाइट अपने। करता है इंडियन क्रिकेट और डर। आप किसी चीज से डर जाते हो ना, इंडियंस अगर किसी चीज से डर जाते हैं तो वो अपने आप यूनिटी ढूंढ लेते हैं। जब कोरोना आया था तो सब इंडियंस डरे हुए थे, नहीं पता था कि क्या होगा। एक ऐसी चीज आ गई थी कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था, जिसकी कोई दवाई नहीं थी। सब डर चुके थे और सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जिससे जो बन सकता था वो उसने वो किया। कोई नहीं देख रहा था कि सामने वाला किस कास्ट का है क्या नहीं। अगर भूख लगी है, उसके पास खाना है, तो उसने खाया। तो एक डर एक ऐसी चीज है जिससे कि हम यूनाइट हो जाते हैं। हम इंडियंस हैं, ये हमें जेनेटिक्स में है, ये हमारी। तो साइबर क्राइम भी उसी तरह का एक डर है। अगर एक जने के साथ में ये हुआ है, तो सोचो कितने जनों के साथ में ये हो सकता है। इसको आप प्रोजेक्ट किस तरीके से करते हो? और कोई भी क्राइम होता है वो कभी भी रिजर्वेशन या ऐसी चीजें देख के नहीं होता, या पॉलिटिकल पार्टी देख के नहीं होता, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जेंडर देख के नहीं होता। क्राइम क्राइम होता है। अगर आप लड़के हो, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो भी आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। अगर कोई लड़की है, उसके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो भी उसके साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। क्राइम कभी भी ये सब चीजें देख के नहीं होता है। अगर यूनिटी लानी है ना भाई, तो हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। आपने अगर एक वीडियो पोस्ट करके डाली, जरूरी नहीं है ना कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में, आपकी मतलब फॉलोअर्स में एक ही कास्ट के लोग हों, या एक ही जेंडर के हों, या एक ही मैं कहूंगा कि एरिया के हों, लाइक पंजाब और राजस्थान, लाइक एनीथिंग। उसमें हर तरीके के लोग मिलेंगे।
और हर कोई उससे अवेयर होगा। तो हमें तो अवेयर करना है ना। और जहां आपने बात कही कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कंपैरिजन किया, तो पता है हम क्यों नहीं कर पाते वो वाली चीजें? जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। आप ऑस्ट्रेलिया के पास जाओ, उसके पास इतना सरफेस एरिया है लेकिन उसकी पॉपुलेशन बहुत कम। लेकिन हमारे पास इतने से सरफेस एरिया के अंदर भी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए कंपैरिजन हम वो चीज देख के ना करें, हम ये देख के करें कि एक्चुअली में किस चीज की हमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे डिसीजंस नहीं दिए हैं, बहुत अच्छे डिसीजंस दिए हैं। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि इस चीज को भी देखना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, उनको किस चीज से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पावर है हर चीज को कंट्रोल में करने की। जब पावर को सही से यूटिलाइज किया जाएगा तो वो होगा भाई। बस इतना ही कहना है। थैंक यू सर। Thank you, sir. So we have another question in the chat box asked by Aditya Sharma. He wants to know that he's a second year BA LLB student, how he can build skills and portfolio related to cyber law because it's a less explored niche in law. अम, आदित्य, बीबी एलएलबी स्टूडेंट, ओके। Yes, sir. मैं मेरे बारे में बताऊंगा कि मेरे पास 11th 12th में साइंस थी भाई। और फिर मैंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया, देन मैंने एलएलबी करी। तो उस टाइम पे तो साइबर लॉ, मैं कहूंगा कि एक शेप ले रहा था कि हाँ, हम सबको पता चल रहा था कि साइबर लॉ नाम की कोई चीज है। बट पढ़ना कोई नहीं चाह रहा था, बिकॉज ना तो किसी में इतनी एक्सपर्टीज थी, ना कोई इतना अच्छा नॉलेज था कि उसको एक्सप्लेन कर पाए। हाँ, हम लोग वो चीज पढ़ रहे थे उस टाइम का। साइबर लॉ वो था जो बाहर चल रहा था, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होती है, वो सब चीजें इंक्लूडेड थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस टाइप के जो हम फेस क्राइम्स आज कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि था उस टाइम पे कि ऐसे क्राइम्स भी हम फेस करेंगे। तो समय के साथ हर कोई चीज सीखता है। एक तरह का क्राइम पहले हुआ करता था, लेट्स से कि किसी टाइम पे चोरी हुआ करती थी, तो आज भी वही चोरी हो रही है, लेकिन चोरी होने के तरीके बदले हैं। क्राइम हो रहा है, बट उसको करने का तरीका बदल रहा है। तो इसमें कोई पोर्टफोलियो जैसी कोई चीज तो मैं नहीं बोलूंगा। बट हाँ, धीरे धीरे अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे नॉलेज लेना स्टार्ट करोगे, और जैसे कि मुझे जो जहां से मैंने सीखा, अमित दुबे जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, इंडिया के बहुत जाने माने। और पवन दुग्गल जी हैं। अ, जब मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो मैं उनको फॉलो करता था, उनकी बातें सुनता था। धीरे धीरे आपके सामने नए केसेस आएंगे, आपको उनको समझने का मौका मिलेगा। बहुत सारे पुलिस पर्सनल्स को भी नहीं पता कि केसेस कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं साइबर में। बट धीरे धीरे अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ जुड़े हो, और आज की तारीख में मुझे नहीं पता आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मैं कहीं भी किसी भी स्टेट में जाता हूँ तो मुझे एक अच्छा एक साइबर का एडवोकेट दिखता है वहां पर, जिसको अच्छी खासी नॉलेज है अपने फील्ड में। तो आप उनसे भी जुड़िए, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे इस फील्ड के अंदर। Thank you, sir. Is there anyone else who wants to ask question to sir? You can mention it in the chat box or raise your hand. Sure, like what's your motive on doing all of this? Like, did you had any experience like this, or like what's your motive of like or your fuel of doing this? Like, what keeps you motivated? व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड? Uh, and like, is this happened to you once or twice or many sometimes? Like much of the time. if any cyber crime incident happens with me or not, am right? Yes, sir. No, Two questions. no. There is no fraud or any one of the cybercrime happens with me.
but the thing which is kept me motivated is money. Very honest, yeah. As an legal professional, there is so much competition in the market. In my high court, there are more than 10,000 advocates who are registered, and they are practicing law, and they are like they are the number one. There are some advocates, they are number one in their fields, and many advocates are also practicing for 10 to 15 years. And if you want to become a successful advocate, then you have to also give your 7 to 10 years in that particular field to become top or something like that. And after giving 7 to 10 years, you will earn money like 50,000 to lakh per month. But in cybercrime, what I see that most of the advocates did not focus towards the cybercrime, because what I don't know, whatever the reason is, that they are not interested or they didn't understand about that thing. But I saw a vacuum, and I just want to fill that vacuum at that time. And after the practice, for like 1 to 2 years, I felt that many of the peoples are just what can I say? Many of the peoples who are very low income range, like a tapri wala or something, and their account got frozen by just 2 to 3 rupees. And I felt sympathy for them, that there is no one uh, in my high court um, who can help that person. So sometimes uh, you feel like you are in the good field, and right now you can help that person. um, so these are the things who kept me motivated. Thank you so much, sir. Once again, thank you so much for addressing every question with such clarity and patience. We sincerely appreciate your time and invaluable contribution, which made this episode very special and deeply enriching for every single participant who is present here. Well, with this insightful and enriching session, we now come to the conclusion of today's program. On behalf of Naksh Foundation and Project Cyber Shield, I extend our heartfelt gratitude to Advocate Tulsi Ram Sharma sir for delivering such an engaging and informative session. Once again, thank you so much, sir, on behalf of Naksh Foundation. Well, Thank you, Sikra. well, cyber safety begins with awareness, and awareness begins with you. Through this initiative, anyone can become a change maker by conducting cyber awareness sessions in their own communities and helping people stay safe online. If you are ready to make an impact and be a part of this mission, simply scan the QR code displayed on the screen and fill out the registration form for the Volunteer for Your Community Campaign 2026. With that, we conclude episode 22 of Cyber Sunday. Please ensure that you submit the post assessment form as well by scanning the QR code, which is displayed on the screen. As successful completion and submission of these forms is mandatory for the issuance of participation certificates. If there is any query regarding session or certificate, you can email at event@naksh.org. Thank you for being a part of this learning journey. We look forward to welcoming you again in our upcoming sessions. Until then, stay informed, stay vigilant, stay secure, and continue contributing towards a safer and more resilient digital world. Thank you so much for being a part of this session. Thank you, everyone. Goodbye. Take care. Have a wonderful day ahead.
Once again, participants are requested to fill the post assessment form again before they leave the meeting.